नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी को कवर कर रहे थे। हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इससे पहले की जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, वो कवर किए थे। जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है जो ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च मध्य से लेकर जून मध्य तक। इसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो रूढ़ी और खरसाऊ कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु सामान्य तो कौन सी दशा पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय यानी कि उष्ण यानी गर्म होता है। तो गर्म दशाएं पाई जाती हैं किस समय? ग्रीष्म ऋतु में। कॉमन सी बात है, गर्मियों की ऋतु है तो गर्म होगा। और ग्रीष्म काल में तीनों हिमालय यानी कि हिमालय की तीन श्रेणियां है ना, सबसे ऊपर बृहद है, मध्य है और शिवालिक है। और ये कह रहा है कि तीनों हिमालयों में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किस क्षेत्र का होता है? तो सर्वाधिक तापमान शिवालिक का होता है, ये वाला जो क्षेत्र है। और सबसे कम बृहद हिमालय, ये ऊपर वाला क्षेत्र होता है। ऐसे क्यों होता है? देखिए फ्रेंड, जो पृथ्वी है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके ऊपर में उत्तरी अक्षांश, इसके नीचे दक्षिणी अक्षांश। और जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण है, तो वहाँ पर सूर्य की जो किरण है साल भर लंबवत पड़ती हैं, यानी कि ज़्यादातर पड़ती हैं। तो इस कारण ये क्षेत्र गर्म होता है। और जो हिमालय है उसकी तीन श्रेणियां हैं, जैसे मैंने बताया है। तो ये वाला क्षेत्र है, ये गर्मी में ज़्यादा आता है। और ये वाला क्षेत्र है इस उष्णकटिबंधीय में कम आता है, जिस कारण यहाँ ठंड होती है और बर्फ़ रहती है। तो बर्फ़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है ठंडा होगा, और यहाँ पर बर्फ़ नहीं है जिस कारण यहाँ गर्मी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय में होती है? तो बाह्य या शिवालिक श्रेणी में होती है। सबसे निचला जो हिमालय है वहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा बारिश। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? बताया था मैंने, बृहद हिमालय में होती है। और अगर पर्टिकुलर स्थान की बात करें, किस स्थान पर उत्तराखंड में सर्वाधिक बारिश होती है, तो वो नरेंद्रनगर टिहरी में होती है। तो वहाँ कितनी रिकॉर्ड की जाती है? तो 318 सेंटीमीटर। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ रिकॉर्ड की गई? तो राजपुर में रिकॉर्ड की गई, देहरादून के राजपुर में। कितनी की गई? तो 318.5 रिकॉर्ड की गई। ये ध्यान रखना है आपको। और नरेंद्रनगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी के मासिनराम गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है तो कहाँ होती है? बृहद हिमालय के ऊपरी भागों में। बताया ना मैंने कि ये तीन श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर बर्फ है तो यहाँ डायरेक्ट बर्फ गिरती है तो बारिश कम होती है। कितनी होती है? 40 से 80 सेंटीमीटर। और नीचे शिवालिक में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर जगह की बात करें या जिलों की बात करें कि सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, तो शीतकाल यानी कि सर्दियों के टाइम पे, तो ये पौड़ी में होती है, टिहरी में होती है, अल्मोड़ा और देहरादून में होती है। इनमें सबसे ज़्यादा पौड़ी के अंदर होती है। शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा पूछेगा तो पौड़ी के अंदर होती है। अगर सीक्वेंस में पूछेगा तो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून। और उत्तराखंड की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा एक वर्ष में जो एवरेज बारिश है कितनी होती है? 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में क्रमशः क्या होता है? तो घटती है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होता है? बारिश कम होती जाती है। और ऊपर पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ डायरेक्ट बर्फ़ गिरती है। तो जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरेगी तो बारिश कम होगी, क्योंकि जो बारिश का पानी है हवा में जम जाता है और डायरेक्ट बर्फ़ गिरने लगती है। जिस कारण उत्तर की ओर जाओगे, जितनी हाइट पे जाओगे तो बारिश उतनी कम मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में तो देहरादून में की गई थी रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया है 3265.2 मिलीमीटर, यानी कि 318.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछेगा तो 318.5 और मिलीमीटर में पूछेगा तो 3265.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक तापमान जो सबसे निचला होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोब है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश, तो इनका जो बीच का क्षेत्र है, सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत पड़ती हैं, ज़्यादातर यहीं पड़ती हैं, तो जिस कारण यहाँ गर्म होता है। तो जो हिमालय है इसकी तीन श्रेणियाँ हैं। जो निचला वाला भाग है शिवालिक, ये किसके नज़दीक है? तो इस क्षेत्र के नज़दीक है, जिस कारण यहाँ गर्मी पड़ती है। तो सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? बाह्य हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है और तराई तक। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में अधिकतम तापमान 2020 में कहाँ रिकॉर्ड किया गया? तो पंतनगर में रिकॉर्ड किया गया। कितना? 41.0 डिग्री यानी कि 41 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र, जो हिमालय की श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर, क्योंकि वहाँ बर्फ होती है डायरेक्ट, तो जिस कारण वहाँ ठंडा होता है। तो सबसे कम बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में न्यूनतम तापमान तो सबसे कम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया? तो मुक्तेश्वर में -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? ये देश का भी है, जनवरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, तो मसूरी में होती है। देखिए फ्रेंड, मसूरी के साथ साथ जो विंटर लाइन है तो वो स्विट्जरलैंड में भी दिखाई देती है। दुनिया में दो जगह से दिखाई देती है, एक तो भारत में मसूरी और दूसरा
स्विट्जरलैंड। तो विंटर लाइन यानी कि जब शाम को धूप छिपती है तो एक लाल लाइन लंबी सी जो पहाड़ों के पीछे दिखती है तो उसी को कहते हैं विंटर लाइन, और ये घटना कब होती है? दिसंबर और जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है, जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा यानी कि जो क्षैतिज रेखा है की भांति दिखे तो उस दृश्य को कहते हैं विंटर लाइन। मैंने बताया इस टाइप की जो लाल लाइन है धूप छिपने के समय जो बनती है पहाड़ों के पीछे तो उसी को विंटर लाइन कहते हैं, और ये घटना कब होती है? दिसंबर जनवरी में। तो चले फ्रेंड, इससे आगे है प्रमुख दर्रे, गिरिद्वार, धुरा, पास या हिमद्वार। एक ही नाम है, दर्रे कहते हैं इनको। दर्रा होता क्या है? दो पर्वत है, इनके बीच या फिर दो स्थानों के बीच जो रास्ता होता है उसी को पास या दर्रा कहते हैं। आर पार करने के लिए जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे या पास या धुरा या खाल। देखिए फ्रेंड, कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि दर्रे को किस नाम से नहीं जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है। दर्रे को पास भी कहते हैं, धुरा भी कहते हैं और खाल भी कहते हैं। तो ये चमोली के अंदर कौन कौन से हैं जो तिब्बत को जोड़ते हैं? तो नीति हो गया, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, सलसल, तंजुम, कोई दर्रा, भ्यूंडार, चोर होती, लमलंग और घाटलिया। ये सारे दर्रे किसके बीच हैं? चमोली और तिब्बत के मध्य है। अगर हम बात करें पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच लिपुलेख है, गुंजी है, दारमा, नवीधुरा, मनसया, लंपिया, ऊंटा, जयंती एवं लेबी दर्रा। ये सारे किसके बीच हैं? पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच हैं। अगला पॉइंट है उत्तरकाशी एवं तिब्बत के बीच दर्रे। तो उत्तरकाशी के बीच थांगला, मुलिंगला, नीलंग, सांगचोकला। देखिए फ्रेंड, जहाँ पर लाला आता है ज़्यादातर वो उत्तरकाशी के अंदर स्थित हैं, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित हैं। और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच की बात करें तो लातूधुरा, टोपीधुरा, मारेचौक और बाराहोती। इस टाइप से याद रखना इसको। 12 मार्च को टोपी पर लात मारी, टोपी पर लात मारी, 12 मार्च को टोपी पर लात मारी। ठीक है, ये किसके मध्य है? ये है चमोली और पिथौरागढ़ के। 12 मार्च से याद रखना, 12 से बाराहोती, मार्च से मारेचौक, टोपी से टोपीधुरा, लात से लातूधुरा। ये किसके बीच है? चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा है। तो कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंट दर्रा है जो उत्तरकाशी से हिमाचल को जोड़ता है। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच कौन सा दर्रा है? तो ये लासपा दर्रा है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच तो ट्रेल पास दर्रा है। कहते हैं इसकी खोज ट्रेल ने की थी तो जिस कारण इसका नाम पड़ा है ट्रेल पास। यहाँ से होते हुए वो पिथौरागढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागेश्वर और चमोली के मध्य स्थित दर्रा है। तो सुंदरडुंगा जो बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी दर्रा है। कालिंदी नदी किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। कालिंदी पर्वत बंदरपूछ पर्वत को कहते हैं और इसी के नाम से कालिंदी दर्रा है उत्तरकाशी और चमोली के मध्य। दारमा और लस्सर घाटी या फिर लस्सर यांगटी के बीच स्थित है। तो कौन सा दर्रा है? गंगाचल दर्रा। गंगाचल दर्रा किसके मध्य है? दारमा और लस्सर यांगटी। और जो नामा दर्रा है किसके बीच है? दारमा और कुंती घाटी। ये सारे पिथौरागढ़ में है, ये वाला भी पिथौरागढ़ में है, ये भी पिथौरागढ़ में है। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा है। देखिए फ्रेंड, जो मानसरोवर यात्रा है दिल्ली से शुरू होती है और उत्तराखंड से गुजरते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंचती है। तो उत्तराखंड में कौन से दर्रे का यूज होता है? तो लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ में है। और कुंवारी पास इसको कहते हैं करजन ट्रेल मार्ग। करजन ट्रेल मार्ग किसे कहते हैं? कुंवारी पास को कहते हैं। ये कहाँ पर है? औली के निकट यानी कि चमोली के अंदर स्थित है। ऊंटा, जयंती, किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या क्या कहा जाता है? तो तीन धुरा दर्रा। तीन धुरा दर्रा में तीन दर्रे हैं, कौन कौन से? ऊंटा, जयंती और किंगरी बिंगरी। ये किस में सम्मिलित है? तीन धुरा दर्रा में। प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन अगला इसमें पार्ट है, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन। देखिए फ्रेंड, राज्य को प्रभावित करने वाली जो प्राकृतिक आपदा हैं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर भूकंप आता है क्योंकि जोन 4 और 5 में बहुत सारे जिले हैं। भूस्खलन ये सभी को पता है, ज़्यादा बारिश होगी तो भूस्खलन के ज़्यादा चांस रहते हैं। अतिवृष्टि यानी कि बादल फटना, बाढ़ आना, हिमखंडों का गिरना, ये सब होता रहता है। वनाग्नि ये भी होता रहता है। ये सारी क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएँ हैं। देखिए फ्रेंड, अगर उत्तराखंड में पूछे कि सबसे ज़्यादा किस आपदा से उत्तराखंड को नुकसान होता है तो वो भूस्खलन से होता है। और सबसे ज़्यादा खतरा किस आपदा से है? तो वो भूकंप से है। पूछेगा कि किससे है? तो भूकंप से है। होता किससे है? तो भूस्खलन से है, क्योंकि भूकंप कम आता है, भूस्खलन ज़्यादा आता है। अगर कभी भूकंप ज़्यादा आ जाएगा तो भूस्खलन से ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए ये अलग अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर किस में आते हैं? जोन 4 में आते हैं। और चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये किस में आते हैं? अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। जोन 5 में कितने जिले हैं? अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, चमोली है और रुद्रप्रयाग है। टोटल 5 जिले हैं। और जोन 4 में देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर है। कितने हैं? इसमें भी 5 हैं। और हरिद्वार और पौड़ी ये किसी में नहीं आते हैं, इनको छोड़ देना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं लेकिन उत्तराखंड में प्रायो आते हैं। कैसे आते हैं? प्लेटों की गतिशीलता, जो जमीन के अंदर या धरती के अंदर प्लेटें मूवमेंट करती हैं जिस कारण यहाँ पर भूकंप आता है, तथा भ्रंशों की उपस्थिति के कारण, जो घाटियाँ हैं उनकी उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश गुजरता है, तो टिहरी बांध के नीचे से गुजरता है। MCT लाइन है जो सबसे खतरे वाली लाइन है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप आने के चांस हैं उसमें संवेदनशील कौन कौन से हैं? तो चमोली और पिथौरागढ़ है। भूकंप मापी स्टेशन लगाए गए हैं उत्तराखंड में, तो 3 स्टेशन हैं। कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो देहरादून में है, तीसरा टिहरी में है और गरुड़गंगा चमोली के अंदर है। तो ये तीनों हैं। तो भूकंप मापी स्टेशन कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो आपदाएं हैं कौन कौन सी हैं? एक तो भूस्खलन है जो सबसे ज़्यादा आता है, दूसरा है बाढ़, यही तो आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में अधिक भूस्खलन के कारण है, तो क्या है? मानवीय हस्तक्षेप, वृद्धि व कच्चे पहाड़। कच्चे पहाड़ तो है ही, और ऊपर से जो इंसान है इन्होंने भी प्रकृति को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण भूस्खलन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित रहा? देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं जोशीमठ में आपदा आई थी, जो और जोशीमठ जो शहर था वो नीचे से या अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है और खिसकता हुआ जा रहा है, जिस कारण यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है। किसकी अध्यक्षता में? तो कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया जाता है जो इसकी समीक्षा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ कब आई थी? तो ये सभी लोग जानते हैं, 16-17 जून जो केदारनाथ में आपदा आई थी, रुद्रप्रयाग के अंदर केदारनाथ में आई थी। और इस आपदा में कितने लोग हताहत हुए थे? लगभग 5700 लोग हताहत हुए थे। और कितने का नुकसान हुआ था? तो 13,000 करोड़ का राज्य सरकार का नुकसान हुआ था। और 17 जून 2013 की जो आपदा है, इसमें सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो केदार और मंदाकिनी घाटी थी। केदारनाथ में आया था ना, चौराबाड़ी ताल जो है, चौराबाड़ी ताल ये फट गया था और यहाँ से जो पानी है वो बहता हुआ नीचे आया था, जिस कारण आपदा आई थी। 16-17 जून 2013 में जो प्रभावित गाँव थे, इस आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभावित गाँव केदार घाटी या फिर मंदाकिनी घाटी में हुए थे। और टोटल बात करें तो 4200 गांव इसमें प्रभावित हुए थे। और इससे जो मार्ग हैं वो कितने मार्ग प्रभावित हुए थे? जो मुख्य मार्ग हैं वो 40 थे, 501 संपर्क मार्ग थे और 308 पैदल मार्ग थे। ये सारे क्या हुए? प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी लंबाई में वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 16-17 जून 2013 की आपदा में 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम क्या था? सूर्या होप, ऑपरेशन सूर्या होप। अगला पॉइंट है, इसी आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक बंद रहा, यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहा, जबकि केदारनाथ में पूजा बंद रही कितने दिनों तक? 86 दिनों तक पूजा बंद रही है। देखिए फ्रेंड, इस आपदा को ध्यान में रखते हुए जो CBSE बोर्ड है उसने अपने पाठ्यक्रम में एक चैप्टर जोड़ा है जिसका नाम क्या है? डिजास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर। इस नाम से उन्होंने एक चैप्टर जोड़ा है। किसने जोड़ा है? तो CBSE बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? तो जुलाई 2013 में किया गया आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन। नेक्स्ट पॉइंट है, आपदा के समय तत्काल राहत व बचाव कार्य हेतु NDRF की तर्ज पर 7 कंपनियों वाले SDRF का गठन किया गया। देखिए फ्रेंड, कहीं भी आपदा आए या फिर इस टाइप की कोई घटना हो तो सबसे पहले NDRF वहाँ भेजी जाती है। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है इसमें N क्या है, D क्या है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका गठन 2005 में किया गया था। और इसी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने क्या किया? SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट जोड़ दिया इसके आगे, बाकी वही है। और ये कब, इसका गठन कब किया गया? तो 12 जुलाई 2013 को। आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड को कितने सेक्टरों में बांटा है? तो 25 सेक्टरों में बांटा गया है। 25 जो अलग अलग सेक्टर है कि कैसे करके ये रोका जाए और इसका निवारण किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों के निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। कब लगाई है? 1 जुलाई 2013 से जो नदियों के किनारे जो काम हो रहा था उन पर रोक लगाई गई है, ताकि पर्यावरण और प्रकृति को हानि न हो और ऐसी घटना दोबारा सामने ना आए। तो फ्रेंड, ये थे आज के इस चैप्टर के क्वेश्चन जिसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखा है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।